स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह एंड आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर एम्बर एंड एम्बर के चैप्टर 7 पार्ट 2 का। अर्लियर आपने पार्ट 1 में कंटिन्यूटी देखी थी कि किस तरीके से होमिनिन इवोल्यूशन का एक प्रोग्रेशन हो रहा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। क्या ट्रेंड रहे ह्यूमन इवोल्यूशन में, क्या चेंजेस हमको देखने को मिले, है ना। कल्चरल चेंजेस की तो हमने बात की प्रीवियस वीडियोस के अंदर में कि किस तरीके से ग्रेजुअली जब हम देखते हैं कि प्राइमेट्स जिनके बीच में कोई स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कल्चर नहीं देखने को मिला, ऑफ कोर्स जेन गुडॉल से लेकर के ग्लैडिकस की कई सारी प्राइमेट बिहेवियर के ऊपर रिसर्चर्स ने डेफिनेटली इस चीज को तो हाईलाइट किया है कि सम सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग बिहेवियर, अल्चरिज्म जो है, डोमिनेंस, अग्रेशन, ये सारी टेरिटोरियलिटी, दीज बिहेवियर्स आर फाउंड अमंग द प्राइमेट। पर जो एक पिक्यूलियर टूल मेकिंग बिहेवियर होता है दैट सीम्स टू बी लैकिंग अमंग्स दी प्राइमेट मेंबर्स, और ये काफी ज्यादा यूनिक फीचर है होमिनिन ग्रुप का, है ना। हम और हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो इस डिस्टिंक्टिव एबिलिटी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, दैट इज ऑफ टूल मेकिंग। अब टूल मेकिंग आप कर पाओ इसके लिए आपका बाइपेडल लोकोमोशन और इरेक्ट पोस्चर काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब आपके हाथ फ्री होंगे, व्हेन योर हैंड्स आर फ्री, तभी आप टूल का मैन्युफैक्चर कर पाओगे। टूल मेकिंग की जो इलेबरेट टेक्निक्स होती हैं उसको भी आर्कियोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन तो यूपीएससी में अलग से नहीं आएगा, पर आपके सब्जेक्ट की जो क्लैरिटी है, टॉपिक की जो क्लैरिटी, उसको बनाने के लिए दैट इज आई रिकमेंड कि आपको वो पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहिए जो हमने टूल मेकिंग के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट में बना रखा है। ऑलराइट, डायरेक्ट परकशन, इनडायरेक्ट परकशन, बाइपोलर मेथड, लेवलोशियन, क्लेक्टोनियन, कई सारे मेथड्स का वहां पर जिक्र है जिसको आप लगभग आधे घंटे के टेन्योर में खत्म कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब टूल मेकिंग डेफिनेटली हमारे साथ एसोसिएटेड है, होमिनिन की पॉपुलेशन के साथ एसोसिएटेड है, और प्राइमेट्स के बीच में कुछ सिंपल टूल यूज तो हमने देखा है पर कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग नहीं देखे। स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है, कई बार चिम्प्स यानी चिंपैंजीज की पॉपुलेशन को हम देखते हैं तो जो एंट के जो चींटियां होती हैं, है ना, उनकी आप देखोगे कि जो कंस्ट्रक्शन रहता है जिसके अंदर में वो रह रही है, वहां पर पेड़ों की पतली टहनियां जो होती हैं, कुछ स्टिक्स अगर उनको मिल गई आसपास सराउंडिंग में, उसको वो क्या करेंगे, अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है, सो दैट चींटियां उसको क्लाइम करें। कई बार वो उस पर कुछ ना कुछ चीज को भी प्लेस करते हैं, सलाइवा को कई बार प्लेस करते हैं, और चींटियां कई बार ऊपर चढ़ी आती हैं, डेफिनेटली वो उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। सो कई सारे जो हमारे बिलीव थे अर्लियर चिंपैंजीज के बिहेवियर के बारे में, पहला तो उनका एक हर्बीवोर डाइट पैटर्न को फॉलो करना, इसको भी जेन गुडॉल जो कि एक इमेंस रेप्यूटेड, इमेंसली रेप्यूटेड सॉरी, एक प्राइमेटोलॉजिस्ट रही हैं, प्राइमेट बिहेवियर को उन्होंने पढ़ा हुआ है काफ़ी, उन्होंने इस मिथ को बस्ट किया हुआ था, है ना। आई थिंक ये कुछ एक दो पॉइंट है जो उनके बारे में हमने ऐड नहीं किया था लास्ट लेक्चर में, सो आई थॉट कि आपको शुरुआत में यहाँ पर बता दूं। अब आपने टूल मेकिंग बना ली, बाकी यूनिक कल्चरल फीचर्स को अडेप्ट कर लिया, पर फिजिकल चेंजेस के बारे में क्या, हमारा इवोल्यूशन हुआ तो सिर्फ बिहेवियरल और कल्चरल चेंजेस तो आए नहीं, हमारे बीच में कुछ फिजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस भी आए होंगे जो हमें आज के इस स्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं फिजिकल चेंजेस को ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ चैप्टर 7 यहां पर डील कर रहा है। ऑलराइट, हेडिंग है यहां पर ट्रेंड्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन, या फिर किस तरीके से फिजिकल चेंजेस आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के कोर्स में देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग विद दी ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन में अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोरामेन मैग्नम को जब आप देखते हो, फोरामेन मैग्नम को जब आप देखते हो, लेट अस राइट इट हियर, फोरामेन बेसिकली एक कैविटी, एक लार्ज कैविटी के लिए टर्म यूज होता है, एक लार्ज गैप के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। तो दैट डेफिनेटली मैग्नम यहां पर उस लार्जनेस को अट्रीब्यूट कर रहा है, फोरामेन कैविटी के लिए टर्म यूज है। सो आप देखोगे कि ये फोरामेन मैग्नम पर्टिकुलरली वो कैविटी है जहां से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास कर रहा है। अब क्वाड्रपेडिलिज्म आप देख रहे थे तो इसकी पोजीशनिंग स्लाइटली
जब क्वाड्रापेडल लोकोमोशन हमारे बीच में था, हमारे एंसेस्टर्स के बीच में था, अर्ली प्राइमेट्स के बीच में आपको देखने को मिल रहा होता है। सो यहाँ पर इसकी जो प्लेसिंग है वो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली आप कहोगे पोस्टीरियर हुआ करती थी। पर ह्यूमंस के बीच में जहां पर आपको बाइपेडल लोकोमोशन देखने को मिल रहा है, वहां पर इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स एंटीरियर साइड, है ना, रिलेटिवली एंटीरियरली आपको प्लेस होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसने एक तरीके से बॉडी को प्रोपोर्शनेट बनाने में और हमारी बाइपेडल मोशन और इरेक्ट जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चेंज ही आपको देखने को मिलता है। नाउ ब्रेन का जो एक्सपेंशन है साइज में, इसको हम क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से नापते हैं। इस चीज को हम यहीं पे लिख देता हूं, क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से नापते हैं और इसको एग्जैक्टली क्यूबिक सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है। ऑलराइट, एक तरीके से ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेडिशनली खासकर आप अर्ली 20th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में देखते हो, एंड इवन बिफोर दैट टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देयर वाज अ मिथ, देयर वाज अ बिलीफ दैट वाज एसोसिएटेड कि लार्जर क्रेनियल कैपेसिटी, मोर वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू मोर इंटेलिजेंस, है ना, कि आपके दिमाग में ज़्यादा जगह है, दिमाग सर का जो प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, तो इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगी। और इसीलिए आप देखते हो कि जो एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी मेन के बीच में है दैट इज सपोजिटली अराउंड 1450 के आसपास। ऑल्दो ये वेरी करता है, कई बार जब हम जनरलाइज टर्म में आप पढ़ते होगे कि होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी इतनी है, निएंडरथल्स की इतनी थी, डेनिसोवंस की, हाइडेलबर्गेंसिस की और ह्यूमंस की इतनी है। सो इट डज नॉट मीन कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन है। इट इज बेसिकली अ मीन, एक एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी को वहां पर दर्शाया जाता है। वेरिएशन काफी होते हैं। फॉर एग्जांपल निएंडरथल्स में क्रोमैग्नन को इनफैक्ट आप उठाते हो, हायर क्रेनियल कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। 1700 से 2100 भी कुछ फॉसिल रिमेन्स में, सैंपल्स में हमें क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिली है। होमो इरेक्टस में भी इट इज लाइकवाइज 775 क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर के 1125 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक मिली है। और आज के डेट में, इनफैक्ट अब से कुछ पहले हम उसको 900 950 के आसपास एवरेज मान रहे होते थे, अब वो भी एवरेज होमो इरेक्टस के बीच में इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ह्यूमंस में जब हम सेक्सुअली डायमॉर्फिक नेचर को देखते हैं तो मेल्स के बीच में द एवरेज टर्न्स आउट टू बी 1450, वेरस फीमेल्स के बीच में 1300 से 1350 का आपको रिलेटिव वॉल्यूम देखने को मिलती है, क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिलती है। नाउ बेस्ड अपॉन दीज अजम्पशन, जो सेक्सिस्ट रिमार्क थे, आपको पता है रेसिज्म और ये सारी चीजें काफी पॉपुलर थी अर्ली 18 टू लेकर के मिड 20th सेंचुरी तक। और उस समय ऐसे रिमार्क्स बनाए गए कि जो फीमेल्स है, दे आर डेस्टिन्ड फॉर ऑल द वर्क्स दैट दे आर डूइंग, दे आर नॉट इक्वल टू मेन। क्रेनियल कैपेसिटी उसका एक सबूत है, वो इंटेलिजेंस वो नहीं रखती हैं जो कि मेन रखते हैं। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई, क्रेनियोमेट्रिक इंडेक्सेस को देखा गया, इंटेलिजेंस के साथ उसको उसके लिए कोरिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया। एंड बाय द टाइम हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर रहे थे, यूनेस्को का एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आता है, उस समय आप देखते हो कि 1948 से 52 के बीच में वी आर हैंडी विद अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क जो कि इस कोरिलेशन को डिनाई करते हैं, जो कि हायर क्रेनियल कैपेसिटी इज इक्वल टू मोर इंटेलिजेंस की बात को कह रहा था, है ना। दीज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑलराइट, तो ये चीज वहां पर आपको देखने को मिलती है। पर एक चीज आपने जरूर देखा है ट्रेंड, कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है जो कि हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में इक्वेट कर रहे हैं, दिस इन द इवोल्यूशनरी कोर्स, इवोल्यूशनरी पीरियड हैज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। ऑलराइट, हम जब अपने लिए इंपॉर्टेंट फॉसिल रिमेन्स की बात करते हैं, आई थिंक प्रीसीडिंग चैप्टर्स में आपको मैंने ये हाईलाइट करवाया था कि आप ह्यूमन इवोल्यूशन के टर्म्स में दो इंपॉर्टेंट पीरियड्स को पढ़ते हो। एक आपका क्वार्टरनरी पीरियड है और दूसरा आपका टर्शरी पीरियड है। टर्शरी पीरियड के अंदर आपने देखा था क्या क्या आता है, प्लियोसीन आता है, शायद आपको यहां पर शॉर्ट में दिख नहीं रहा होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है,
आपको पीपीटी जो है वो ग्रुप में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो अपनी आंखें जबरदस्ती इस पे ज्यादा मत लगाइए, स्ट्रेन मत लीजिए अपनी आंखों पे, ठीक है। प्लियोसिन है, मायोसिन है, ओलिगोसिन है, इयोसिन है, और फाइनली पेलियोसिन है, जिसके बाद आपका क्रिटेशियस पीरियड शुरू हो जाता है, जो कि मीजोजोइक एरा का पार्ट है। क्रिटेशियस, ट्रायसिक, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक, जो डायनासोर्स की एग्जिस्टेंस के साथ भी ओवरलैप कर रहा होता है ये पर्टिकुलर पीरियड। और क्रिटेशियस और पेलियोसिन के जंक्शन पे ही आप देखते हो कि एक मास एक्सटिंक्शन होता है अराउंड 66-65 मिलियन ईयर्स अगो, जहां पर मेजर एक डिक्लाइन होता है, इनफैक्ट टोटल डिक्लाइन होता है डायनासोर की पॉपुलेशन में। एंड अ लॉट ऑफ मैमल, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के अंदर में कई सारे जो ऑर्डर्स हैं वो आपके प्रोलिफरेट करने लगते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने देखा है कि जो ह्यूमन के इंटरेस्ट से, ह्यूमन इवोल्यूशन के हिसाब से कॉमन एंसेस्टरशिप की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए कहां के फॉसिल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इस प्लियोसीन के जंक्शन से आने वाले। प्लियोसीन का जो ट्रेडिशनल टाइम पीरियड है उसको अलॉट किया गया है 5.2 मिलियन ईयर अगो, है ना। 50-55 लाख साल पहले का ये जो टाइम पीरियड है ये प्लियोसीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। बट अर्लियर, अब से कुछ डेकेड्स पहले, हम प्लियोसीन के पीरियड से पहले भी जो मायोसीन के कई सारे एप्स हैं, है ना, मायोसिन के कई सारे जो मेंबर्स हैं, जो फॉसिल हमें मिले हैं, उसको भी ह्यूमन के कॉमन एंसेस्टर के तौर पे देखते थे। कईयों का आपने अपने 9th 10th में 11th में नाम भी सुना होगा, फॉर एग्जांपल रामापिथेकस, शिवापिथेकस। और जो लेटेस्ट स्टडीज है प्रोकॉन्सुलॉइड्स को हम यहाँ पर इनके साथ रिलेट करते हैं, अफ्रीका में प्रोकॉन्सुल्स के हिसाब से आप जानते हो, ऑलराइट। और रामापिथेकस, शिवापिथेकस के हिसाब से जब हम एशिया की बात करते हैं तो हमें वो सैंपल्स देखने को मिलते हैं। और यूरोपियन वेरिएंट्स को हम ड्रायोपिथेकस या ड्रायोपिथेसीन्स, जो कि एक कैटेगोरिक नेम है ना, सुपर कैटेगरी के तौर पे आपको इनका देखने को मिल रहा है, उसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं। तो पहले तो माना जाता था कि भाई यही एंसेस्टर है हमारे, ये सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। बट लेटर रिसर्चेस रिवील्ड इट कि दे आर नॉट दी मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर। इनफैक्ट ये किसके, ये जो ओरंगुटैन की पॉपुलेशन है, ओरंगुटैन क्या है? एक एप मेंबर है ना। एप्स के अंदर क्या क्या आते हैं? स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपका गिब्बन है और सियामांग है, ठीक है। उसके बाद आपका ओरंगुटैन आता है हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के साथ, और फिर गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज एंड बोनोबो। तो ये सब एप्स के मेंबर हैं। तो शिवापिथेकस और मायोसिन के कई सारे फॉसिल्स को माना गया कि दे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्टॉक, जो कई सारे एप्स के एंसेस्ट्रल ग्रुप के तौर पे देखने को मिलते हैं। अब वापस से हमारे पे जब अब बात आई तो मायोसिन के फॉसिल्स काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, सॉरी प्लियोसिन के फॉसिल्स काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। और इस प्लियोसिन के पीरियड में आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या मेंबर्स आ रहे हैं यहां पर। सबसे पहले आर्डीपिथेकस आएगा, 4.2 मिलियन ईयर अगो के टाइम पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा, एंड देन इसके बाद हमारा खुद का जीनस आ जाता है, जो कि है जीनस होमो, जीनस होमो। और इसमें तो कितने सारे मेंबर्स हैं, होमो नालेडी, हाइडेलबर्गेंसिस, रुडोल्फेंसिस, एर्गेस्टर, इरेक्टस, हैबिलिस, ऑलराइट। तो बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर में आपको देखने को मिलते हैं। सो इस पूरी सीरीज को जब आप स्टडी करते हो तो समरी ऑफ द ग्रेटर कैटेगरीज कैन बी इलस्ट्रेटेड एज दिस, कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमने किसकी बात की अर्लीस्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डीपिथेकस की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की आप जब क्रेनियल कैपेसिटी को देखोगे तो इट इज समवेयर अराउंड ऑन एन एवरेज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के आसपास की क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे जब होमो इरेक्टस आता है, एसोसिएटेड विद इरेक्ट पोस्चर, एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स टूल्स, एंड डेफिनेटली फायर का जो अर्लीस्ट यूज है वो भी किसके साथ एसोसिएटेड है, इस होमो इरेक्टस के साथ। फायर का यूज कर पा रहा है और कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग प्रोसेसेस को भी ये यहां पर इस्तेमाल कर पा रहा है। कल्चर का एक डेफिनेशन काफी ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है जब होमो इरेक्टस आता है। इसके बीच में सिग्निफिकेंटली वो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, जो कि मैंने आपको बताया 775 से लेकर के आज की डेट में 1125-1175 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के हमारे पास फॉसिल फॉर्म्स हैं ऑन एन एवरेज। इसके तो एवरेज में भी दिक्कत है। क्लासिकल एवरेज वॉज टेकन टू बी अराउंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और आज की डेट में एवरेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना। अगर हमको किसी दिन
1250-1300 के आसपास या उससे ज़्यादा क्यूबिक सेंटीमीटर्स का होमो इरेक्टस का क्रेनियम मिल गया तो डेफिनेटली ये और भी तेज़ी से आगे शिफ्ट होगा। सो आप एक चीज़ को देखोगे प्राइमेटोलॉजी, पेलेंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी में मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज इज बेस्ड अपॉन कि हमारे पास जो लेटेस्ट एविडेंसेस हैं वो हमें क्या दिखा रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं। ये डेट्स शिफ्ट भी होती रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में वी नो कि द मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 2600 BC टू 1900। कुछ डेट 2700 भी रखती हैं, लेकिन जो एंड डेट है वो 1900 BC के समवेयर नियर है, जिसके बाद आप देखते हो ग्रेजुअली आपका वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक कल्चर शुरू हो जाता है। 1500 जो एक ट्रेडिशनल डेट थी वो तो 1500 कहती थी, पर कई सारे आपको सिनोली के रीजन में और बाकी साइट्स पे जो एविडेंसेस देखने को मिले वो शायद दर्शा रहे हैं कि नहीं 1700-1800 BC के आसपास या मे बी 1900 BC के आसपास ये जो वैदिक कल्चर का स्टार्ट है वो हमारा हुआ होगा। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉसिल एविडेंस आज की डेट में आ जाता है जो कि डेट्स को दिखाता है कि अराउंड 3000 BC या 3100 BC पहले कोई एक बहुत ही इलेबरेट सिविलाइजेशन, कोई एक इलेबरेट साइट देखने को मिल जाती है जिसकी टाउन प्लानिंग और अर्बनाइजेशन के ट्रेट मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल इनसे काफी ज्यादा मिलते हैं कि भाई फोर्टिफिकेशन भी है, सिटाडल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, न्यूमरस सील्स भी आपको देखने को मिली, स्टैंडर्डाइज वेट के भी आपको एविडेंसेस देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों के बाद आप क्या होगे, आप एक कंक्लूजन पे ऊपर आ जाओगे कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो बात है ना, यहाँ पर अर्बनाइजेशन की डेट को हमें एक्सटेंड करना होगा। सिमिलरली फॉसिल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जितने पुराने डेट्स हमको मिलते जाते हैं हम उतने पुराने कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर चीजें हमारी समझ से पहले स्टार्ट हुई होगी। होमो इरेक्टस के बाद जब हम अपने फॉर्म्स की बात करते हैं होमो सेपियंस, तो हमारे बीच में द क्रेनियल कैपेसिटी, एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी टर्न्स आउट टू बी अराउंड 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, है ना। यहाँ पे स्लाइड में 13 है, आप उसको 14 कर लीजिएगा। तो ये एवर चेंजिंग इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स का पीरियड एज पर एम्बर एंड एम्बर, दिस चार्ट इज प्रिपेयर्ड ओनली एज पर द डाटा ऑफ एम्बर एंड एम्बर। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि एम्बर एंड एम्बर जो है वो भी काफी ज्यादा चीजों को, डेट्स की जब हम बात करते हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्चुअल पॉइंट्स यहां पर हमको एरर के साथ दिखाई देते हैं, यहां पर एरर के साथ दिखाई देते हैं, इतनी ज्यादा अपडेशन यहां पर नहीं होता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ डेफिनेटली है कि ये पेपर 2 को आपके पूरे रखता ही नहीं है। तो कुछ बच्चे, कई बार बच्चे मैसेज करते रहते हैं, जो बैचेस में नहीं भी हैं वो भी बच्चे करते रहते हैं मैसेज कि सर क्या एम्बर एंड एम्बर को पढ़ना सही होगा, सारी सीरीज के वीडियोस आप कब खत्म कर दोगे, हम उसको देख ले तो हमारा क्या तैयारी पूरी हो जाएगी। नो, डेफिनेटली नॉट द केस, क्योंकि पेपर 2 250 नंबर का पूरा मिसिंग है और पेपर 1 में इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा लैग करते हैं। क्वेश्चन आएंगे इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर से ही आपके, है ना, केस स्टडीज आपको वहीं लिखनी होगी, तो वहां पर ये वाली दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स की जो अब हमारे पास एविडेंसेस हैं वो 2.5 तक नहीं रह गए, 3.3 मिलियन ईयर अगो तक हमारे पास डेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स की अगर आप बात करो तो इवन फॉर दैट मैटर होमो इरेक्टस की भी एक ट्रेडिशनल डेट है, आज के समय में 2.0 मिलियन ईयर अगो से आगे की प्लस की डेट हमारे पास मौजूद है। तो कई सारे चेंजेस हमें इसमें एम्बर एंड एम्बर में भी करते रहते हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पर प्रिंट में तो वही डाटा लिखता हूँ जो कि बुक में लिखा है, क्योंकि हम कवरेज बुक के हिसाब से कर रहे हैं, और जो चीज़ अपडेट होने लायक होती है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। तो ग्रेजुअल आप एक एक्सपेंशन या इंक्रीज इन ब्रेन को देख रहे हो, जो कि टेक्निकली ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में होता है, और एक लंबे चौड़े बड़े से पैराग्राफ में यही समराइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है एम्बर एंड एम्बर के अंदर में। ऑलराइट, चलिए दूसरा, अब ये तो हमें पता चल गया कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड, एक चलन रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन में कि ब्रेन का साइज का इनलार्जमेंट हुआ है, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई है, पर इसका रीजन क्या हो सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्दो दे डू नॉट एग्री, कॉमन कंसेंसस नहीं है, पर उन्होंने मल्टीपल स्कॉलर्स ने मल्टीपल रीजंस को हाईलाइट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रीजन है कि जो टूल मेकिंग कैपेबिलिटीज है, मोटर स्किल्स है हमारी, है ना। आप अब 2 पैरों पे आ गए हो और आप एक एपेक्स प्रेडेटर बनने की राह पे हो, टूल को आपको बनाना है, टूल को यूज करना है, एक प्रोग्रेसिव हंटर आपको बनना है। आप अगर सक्सेसफुल हंटर नहीं बनोगे तो आप खुद वहां पर शिकारी का शिकार बन जाओगे। तो आपके ऊपर है, इंसान के ऊपर है कि उसको शिकारी बनना है या शिकार होना है।
ऑलराइट। सो दीज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि इसको हंटिंग की रिक्वायरमेंट थी, टूल मेकिंग की रिक्वायरमेंट थी, इसने कॉम्प्लेक्स थिंकिंग साइकिल को स्टार्ट किया होगा एंड दैट हैज बेसिकली इन्फ्लुएंस द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेन एज पर वन स्कॉलरली थॉट। दूसरा, वॉरफेयर एंड हंटिंग, अगेन लड़ाई झगड़े इस तरह की जो चीजें होती हैं वॉरफेयर में, आप देखते हो कि कई बार, इनफैक्ट कई बार क्या, हर बार इलेबरेट स्ट्रेटजी की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। कई सारी सिंपल सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज़ को हम जब पढ़ते हैं जिनके बीच में कोई परमानेंट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, मोर और लेस एग्लिटेरियन नेचर आपको देखने को मिलता है, बैंड के लेवल पर सोसाइटी है, यानी कि कुछ 12-15 से लेकर के 60-80 मेंबर्स उस सोसाइटी में है ना। कई सारी न्यूक्लियर फैमिलीज को मिला करके एक न्यूक्लियर फैमिलीज में अगर आप देख रहे हो कि 6 से 8-10 मेंबर, आज की तरह न्यूक्लियर फैमिलीज तो है नहीं कि 3-4 मेंबर होंगे, 8-10 मेंबर एक फैमिली में, और वैसे ही 7-8 फैमिलीज को, 4 से 8 फैमिलीज को मिला करके एक बैंड की पॉपुलेशन बनती थी। अब ये बैंड इतना छोटा है कि यहाँ पर परमानेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीडरशिप की जरूरत नहीं है। तो लीडरशिप तभी वहां पर एग्जिस्ट करती थी जब किसी तरीके का थ्रेट होता था, वॉरफेयर या फिर रेड की चांसेस होती थी। इन सिनेरियोज में आप किसी एक एबल्ड इंडिविजुअल को, जो कि इस तरीके की टेक्निकल नॉलेज के साथ स्किल्ड हो, स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो, उसको आप टेम्पररी लीडर वहाँ पर नियुक्त कर दोगे। तो स्ट्रैटेजाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इलेबरेट थिंकिंग वाली प्रोसेस है ना, वो एक स्किल है, कई सारा आपको वहाँ पर दिमाग लगाना, सोचना है। एंड दिस टाइप ऑफ नीड, ये जो स्ट्रैटेजाइजेशन, वॉरफेयर और हंटिंग की नीड है, इसने में भी आपके जो ब्रेन के इनलार्जमेंट है उसको ट्रिगर किया होगा, उसको दशा और दिशा दी होगी। दूसरा, जो लॉन्गर लाइफ एंड लैंग्वेज है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो ये लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज है, ये भी एसोसिएटेड है ग्रेटर क्रेनियल कैपेसिटी के साथ, ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स ब्रेन प्रोसेसेस के साथ। तो मे बी दिस वाज द रीजन। सोशलाइजेशन करना है, नेटवर्क फॉर्मेशन करना है, बहुत सारी नीड्स आपको देखने को मिलती हैं। सिमिलरली जो सोशल ग्रुप और फैमिली का जो फॉर्मेशन है, इट हैज ऑल्सो, दिस ऑल्सो रिक्वायर्ड सोशलाइजेशन एंड ग्रेटर क्रेनियल कैपेसिटी। सो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं एज पर स्कॉलर्स जिसने यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया होगा। सबसे अधिक जिसके ऊपर बात हुई है वो डेफिनेटली हंटिंग और वॉरफेयर वाली, टूल मेकिंग, हंटिंग एंड वॉरफेयर वाला रीजन सबसे अधिक स्कॉलर्स देते हैं। यहाँ पर अभी मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, हमारे जो बैचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, वो यहाँ पर क्लोज होने वाले हैं। बैचेस में आपका वीडियो यानी कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो, लाइव क्लासेस और 12 टेस्ट पेपर्स, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ मौजूद हैं। इसके ऊपर डिटेल में हम बात कर लेंगे, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आप बेस्ट प्राइस के साथ, मैसिव डिस्काउंट और पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ इसमें एनरोल कर सकते हो। वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। अभी हमारा टाइम जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ, पर अगर पीपीटी आपको चाहिए एम्बर एंड एम्बर की, बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं, कवरेज आती है, इश्यूज के क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है, प्रिपरेशन की जर्नी को इनेक्ट करना है, तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह है, पूरा नहीं लिखा हूँ, जगह कम थी। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप कंटेंट के लिए, मटेरियल के लिए। अगर आपको लिंक ना मिले या फिर कुछ पूछना हो, जानना हो, तो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप मुझे डीएम कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए। ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर चार्ट आई डोंट थिंक इट इज गिवन इन द एम्बर एंड एम्बर। एक रिप्रेजेंटेटिव चार्ट हमने यहाँ पर एक्ट किया है कि आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के होमो सेपियंस की जो डायरेक्शन है, इसमें ब्रेन के साइज में कंटिन्यूअस इजाफा हुआ है। ब्रेन की साइज में कंटिन्यूअस इजाफा आपको देखने को मिला। यहां पर देखिए ब्रेन का प्रोपोर्शन और फेशियल प्रोपोर्शन, है ना, दो चीजों को आप देखिए, ब्रेन का प्रोपोर्शन और फेशियल प्रोपोर्शन। ब्रेन का प्रोपोर्शन इतना है, ग्रेजुअली वो और इंक्रीज हुआ एंड फाइनली होमो सेपियंस में वो सबसे अधिक बढ़ जाता है, यानी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे अधिक आपकी बढ़ जाती है। ऑलराइट, पर दूसरा एक ट्रेंड है कि डेंटिशन को आप जब देखोगे, फेस को, जॉ को, दांतों को, तो ये पहले इलेबरेट थे, कॉम्प्लेक्स थे, लार्जर थे, फिर थोड़े से डिक्लाइन हुए और हमारे बीच में और भी ज्यादा यहां पर डिक्लाइन देखने को मिलता है इन तीनों कंपोनेंट में। जॉ और टीथ को देखोगे तो ह्यूमन इवोल्यूशन की डायरेक्शन में क्या ट्रेंड रहा है, ये स्मॉलर हुआ है, ब्रेन का साइज बड़ा हुआ है, जॉ, टीथ एंड फेशियल प्रोपोर्शन में कई सारे फीचर्स कम हुए, छोटे हुए। रीजन अगेन इसका देखेंगे, ब्रेन की साइज का रीजन देखा, इसका भी रीजन आगे हम देखेंगे। चिंपैंजीज का भी हमने रेफरेंस पर्पस के लिए यहां पर लगा दिया है, ऑल्दो वो एप्स के लिनेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमंस के नहीं। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज गिवन इन दी एम्बर एंड एम्बर बुक, है ना। इसने बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसमें दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, अफ्रीकेनस और अफारेंसिस, है ना। ल्यूसी और टुआंग बेबी का आपने नाम सुना होगा, इन दोनों, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉसिल उन्हीं के होते हैं। ऑलराइट,
इसके बीच में आप देखोगे क्रेनियल कैपेसिटी 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के आसपास की है। ह्यूमंस में, सॉरी होमो हैबिलस में आपको 700 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स देखने को मिलती है, कभी कभी 800 भी देखने को मिलती है। देन यहां पर ग्रेजुअल इंक्रीज है एंड फाइनली इस तरीके से आपको ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो क्रेनियल कैपेसिटी आप देख लीजिए। आप यहां पर जो पोस्ट ऑर्बिटल आंखों के बाद का जो कंस्ट्रिक्शन है उसको देख लीजिए, जो बैक टीथ है उसके प्रोपोर्शन को देखिए, क्रेनियल बोन्स को देखिए और कंपेयर कीजिए। ये डायग्राम एक तरीके से आपको जो चीजें अभी पॉइंट्स में बताई हैं उसको समझने के लिए इसने वहां पर ऐड किया हुआ है, ताकि आप एक ग्रेटर डेप्थ को वहां पर देख पाओ। ये हुआ पहला एक ट्रेंड, है ना, फेस, जॉज, डेंटिशन, ब्रेन, इसमें आपको चेंजेस जो देखने को मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो हमें देखने को मिलता है दैट इज एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डायमॉर्फिक फीचर्स अमंग्स द ह्यूमन, और वो क्या है, पेल्विस के अंदर में, खासकर फीमेल पेल्विस के अंदर में जो चेंजेस हुए हैं। नाउ आप देख रहे हो कि जो इरेक्ट पोस्चर है, बाइपेडल लोकोमोशन है, इसने क्या किया, एक नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल को वहां पर किया। अब नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल से पार्चुरेशन में दिक्कतें होंगी, है ना। तो यहां पर मेल की जो पेल्विस है दैट इज नॉट कंसर्न विद पार्चुरेशन और व्हाट वी कॉल इन कॉमन टर्म्स इज डिलीवरी, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उसके स्ट्रक्चर में कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं है। पर फीमेल की एनाटॉमी में आपको कई सारे ऐसे चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे जो ड्यू टू दैट नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन को अकोमोडेट और एडजस्ट करने के लिए कुछ फीचर्स को उसने रखने की कोशिश की। अभी भी इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, पर फिर भी कुछ चेंजेस हैं जो एटलीस्ट उसको एड करने के लिए मौजूद है, एड करने के लिए मौजूद है। वो चेंजेस क्या है इस डायग्राम के तहत भी बताया है और यहां पर पॉइंट्स में भी लिखा है। सबसे पहले जो लार्जर साइज ब्रेन के जो बच्चे हैं, क्योंकि ह्यूमंस के बीच में क्रेनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, और आप देख रहे हो पार्चुरेशन किस तरीके से होता है, सर का हिस्सा आ रहा है। ऑलराइट, सो जो पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है, डिलीवरी की जो प्रोसेस है, उसमें ये जो लार्जर ब्रेन है ये दिक्कत करेंगे, है ना। इसीलिए क्या हुआ है कि आप देख रहे हो कि इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए आपको लार्जर पेल्विस इनलेट, यहां पर जो आपको लार्जर कैविटी है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, पर ये इतनी भी ज्यादा वाइडन नहीं हुआ है, जो पेल्विस रीजन इतना भी ज्यादा वाइडन नहीं हुआ है कि आपके बाइपेडलिज्म में दिक्कत करे। ऑलराइट, सो एक एडजस्टेबल चेंजेस आए हैं पर उसका एग्जाजरेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। रिजल्ट क्या हुआ इसका, एक आपको काफी ज्यादा प्लास्टिक क्रेनियल बोन्स देखने को मिलती है। प्लास्टिक का मतलब ये नहीं कि क्रेनियल बोन्स प्लास्टिक की बनी है, दैट हाईलाइट्स द प्लास्टिसिटी और एडजस्टेबिलिटी, अकोमोडेबिलिटी। ऑलराइट, कि जो आप ब्रेन को देखोगे, जो क्रेनियल बोन्स हैं वो पूरी तरीके से फ्यूज्ड नहीं होती है ना, वहां पर स्टिचेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या कहते हो, टेक्निकल टर्म में आप उसको सूचर्स बोलते हो। एंड ग्रेजुअली फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ इटसेल्फ ये सूचर्स एक एक करके धीमे धीमे करके फ्यूज होना शुरू होते हैं, है ना, और टुवर्ड्स दी लेटर एज 85 तक ये फ्यूजन चल रहा होता है। इनफैक्ट फॉरेंसिक साइंस के अंदर में आप एक वीडियो देखिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, फॉरेंसिक टेक्निक के ऊपर हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया, अराउंड आज से 8-10 महीने पहले, है ना, पिछले साल बनाया था। तो उसमें आपको पूरी डिटेल में मिलेगा फ्यूजन ऑफ सूचर्स। फ्यूजन ऑफ सूचर को फॉरेंसिक साइंस में एज एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमने कहा कि शुरू हो जाता है कब, आपका एक इन्फेंसी के लेवल पर, जब आप छोटे से बच्चे हो तभी से शुरू हो जाता है। ऑलराइट, और चलता है 85 तक। पर ऐसा नहीं कि रैंडमली चल रहा है, हर पर्टिकुलर सूचर के क्लोजिंग का, फ्यूजन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ऑलराइट, तो एंटीरियर फ्रंटनेल कब हो रहा है, पोस्टीरियर फ्रंटनेल कब हो रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर कब हो रहा है, सेजाइटल कब हो रहा है, लैम्बॉइड कब हो रहा है, सबका अपना अपना एक डेट है, एक अपना डेट नहीं, एक टाइम पीरियड है, एक रेंज है, और उसके बेसिस पे हम एज एस्टिमेशन भी कर रहे होते हैं। सो ये सूचर जो है बेसिकली क्यों प्रेजेंट है, क्रेनियल बोन्स इस तरह की क्यों है, ताकि आपके ब्रेन के साइज में जो इजाफा होना है, जब बच्चा ग्रो करेगा तो वो अकोमोडेट हो सके, और जब अडल्टहुड की एज के बाद जब नो probable expansion is needed, then gradually सारी की सारी bones वहां पर fuse होने लगती। Alright, so this is the reason why you see such type of things। दूसरा क्या है, infant born at relatively early stage,
जो पार्चुरेशन है, डिलीवरी है, उसको भी एक अर्ली फेज में करना होगा, बिकॉज अगर चाइल्ड ओवरग्रोन हो गया देन डेफिनेटली ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल बिल्कुल भी वो पॉसिबल नहीं होगा, बर्थ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो एक अर्ली स्टेज पे बर्थ आपको कंपेयर टू अदर प्राइमेट मेंबर्स की बात करो या फिर इनफैक्ट अदर मैमेलियंस की बात करो, मैमेलियंस कहना ज़्यादा बेहतर होगा, जहां पर जो बर्थ है, आप किसी काल्फ का बर्थ देख रहे हो, एलिफेंट के बेबी का बर्थ देख रहे हो, तो कंपैरेटिवली ग्रोन अप स्टेज में होता है ना। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ये जो मैकेनिज्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी है दैट इज नॉट दैट इलेबरेट। तो बचाने का हेडेक रहेगा, ये सब प्रोटेक्शन का हेडेक रहेगा। ऑलराइट, सो इस चीज के लिए वहां पर क्या है, उनके में तो बाइपेडल लोकोमोशन है नहीं, उनके में तो नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल हुई नहीं है ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। सो डेफिनेटली वहां पर ग्रोन अप बेबीज का बर्थ आपको देखने को मिलता है, जो कि ह्यूमन के बीच में नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, बच्चा काफी जल्दी अगर पैदा हो गया है, अर्ली स्टेज में पैदा हो गया है, तो जो डिपेंडेंसी है और जो पेरेंटल केयर है वो काफी ज्यादा यहां पर रखनी होगी। सो ग्रेटर डिपेंडेंसी, प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी एंड प्रोलॉन्ग्ड केयर ऑफ द चाइल्ड इज नीडेड। इनफैक्ट जो डिपेंडेंसी है वो तो हम बात करते हैं कि लगभग 17-18 साल तक चलती है, यानी कि आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई कि आपको पता है कि सही गलत क्या, आप बच सकते हो, छुप सकते हो चीज़ों से, अगर आपको पता है कि क्या थ्रेटफुल सिचुएशन है उसको एस्केप कर सकते हो, वो तो आपकी जल्दी हो जाएगी। 7-8 साल में इतना बच्चा समझदार हो जाता है इन जनरल सिनेरियोस। पर एक पढ़ाई लिखाई जो सोशल डिपेंडेंसी है, आप किसी काबिल बनो, है ना, आप किसी जॉब को सिक्योर करो, सेटल्ड हो लाइफ में, वो हमारा सोशल डिपेंडेंसी वाला पार्ट है। सोशलाइजेशन के साथ भी कई बार जोड़ के देखा जाता है, तो ये तो आपका और भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा। तो डिपेंडेंसी को हम दो टर्म्स में देखते हैं, तो फिजिकल, दूसरी सोशल डिपेंडेंसी। फिजिकल डिपेंडेंसी अर्ली पीरियड में खत्म हो जाती है, बट दैट टू इज प्रोलॉन्ग, इतनी जल्दी नहीं है। बहुत कम अगर आप देखोगे प्रिमिटिव्स के बीच में, जहां पर पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होता है, 5-6 बच्चे कर रहे हैं, वो भी 2 से 3 साल तक, 4 साल तक छोटे बच्चे को वहां पर केयर करते हैं, है ना। और 3-4 साल का बच्चा हुआ और दूसरा बच्चा भी 2 साल का लगभग होने को है, तो वो 4 साल वाला बच्चा 2 साल वाले बच्चे को संभालने लगेगा। ऐसी भी सिचुएशंस देखी जाती है। ऐसा आपको वेस्टर्न सोसाइटीज में और ज़्यादा अर्बनाइज मॉडर्नाइज सोसाइटीज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट है ऑन द चाइल्ड दैट इज कंपैरेटिवली मोर, बिकॉज यहाँ पर नंबर, क्वांटिटी की जगह पर क्वालिटी के ऊपर आपको फोकस देखने को मिलता है। तो स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। यहाँ पर डायग्राम्स आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। फीमेल के केस में आप देख रहे हो कैसे वाइडर इनलेट आपको देखने को मिल रहा है, पेल्विक इनलेट, और मेल के केस में आप याद करने के लिए दिमाग में रख सकते हो, डक एंड डोनाल्ड आता था ना पहले, उसकी तरह आपको एक नैरो शेप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो प्यूबिक आर्क होता है जो इस जगह पर दिखाया गया है, ये भी काफी कम है, जो एंगल है इसका वो काफी कम है। मेल के केस में इट इज 58 to 65, यानी कि 100% लेस देन 90 डिग्री होता है, वाइल इन द केस ऑफ फीमेल इट इज 90 डिग्री ऑफ मोर। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस आपको पेल्विस के रीजन में भी ह्यूमंस के बीच में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट ब्रीफली अभी डिस्कस किया था जिस पॉइंट को, कि फेस, टीथ और जॉज में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो जब आप डेंटल आर्केड को देते हो, डेंटल आर्केड है ना, ये आपका जो पूरा पोर्शन है जिसके ऊपर आपके टीथ इम्बीडेड है, इस आर्केड को आप जब देखते हो तो अमंग्स दी प्रोजीमियंस, जो कि क्या है, लोअर प्राइमेट्स है, उनके बीच में और कई सारे मैमल्स में हमको वी शेप देखने को मिलता है। मजल, एक स्नाउट जो होता है उस शेप में आपको निकला वो देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली वी नहीं होता इस तरीके का, पर आउटलाइन मोर और लेस वी शेप की होती है। जब आप एप्स के बीच में आओगे, चिंपैंजीज, बोनोबोस, श्यामांग, गोरिल्ला, गिब्बन्स, इनके बीच में ये यू शेप आपको देखने को मिलता है ना। और इस जगह पर आपको ऐसे लार्जर कैनाइंस देखने को मिलता है, और उन कैनाइंस के बीच में डायस्टेमा होता है। डायस्टेमा क्या है? एक गैप है ना। डायस्टेमा एक गैप है बिटवीन द कैनाइंस एंड इंसीजर, ताकि इंटरलॉकिंग में, कैनाइंस के इंटरलॉकिंग में वहां पर हेल्प मिले। लंबे लंबे कैनाइंस है फॉर टीयरिंग द फ्लैश, ऑलराइट, फ्रूट्स एंड और बाकी चीजें उसके लिए है, डोमिनेंस एग्रेशन दिखाने के लिए भी है, तो वो इंटरलॉक हो जाए आसानी से, हर्ट ना करें आपके जॉस को, इसलिए वहां पर ये डायस्टेमा भी प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायस्टेमा भी आपने देख लिया, समझ लिया। ह्यूमंस के बीच में जब आप आओगे, होमिनिन्स के बीच में, ह्यूमन से पहले भी होमिनिन्स के बीच में आप देखते हो, तो दिस डेंटल आर्केड हैज बिकम पैराबोलिक। एक सेमी सर्कुलर आउटलाइन को हमारे बीच में ये रखा हुआ है, पैराबोलिक शेप में आपको देखने को मिलता है, ऑलराइट। और टीथ का भी जो प्रोपोर्शन है, जॉ का जो प्रोपोर्शन है, वो भी धीमे धीमे रिड्यूस हुआ है।
हमारे दांत पहले, जैसे हमने बताया कि इनके बीच में, एप्स के बीच में कैनाइंस काफी लार्जर, हमारे बीच में उसकी जरूरत नहीं आपको देखने को मिले, जॉ उतने मैसिव नहीं है। और ये सारी चीजें हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द सपोज्ड चेंजेस इन दी डाइटरी पैटर्न। जो डाइट का पैटर्न, हम पहले क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लेवल पर आप देख रहे हो तो जो मेजर डाइट का कंपोजिशन था वो हार्ड था काफी, इट वॉज हार्ड बेस्ड डाइट, ऑलराइट। सीड्स, नट्स, इन सारी चीजों को खा रहे हैं जिसके लिए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर वॉज नीडेड। अदरवाइज आप देखोगे कौन सा एक एपिसोड था ना किसी शो के अंदर में, वो अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके एक दो दांत वहां पर गायब हो जाते हैं। किसी मूवी में, आई थिंक अभी रिसेंटली, या किसी शो में अभी दिखाया गया था। सो सेम आपको ऐसा देखने को मिल रहा होता है ह्यूमन में कि जो साइज है दांतों का, क्योंकि हमारे बीच में जो डाइटरी पैटर्न है, हम प्रोसेस्ड फूड को खा रहे हैं, रूट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो भी चीजें उसको पका करके खा रहे हैं, तो उतना ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो ये चेंजेस आए हैं। और कुछ चीजें जो आपके एम्बर एंड एम्बर में नहीं मेंशन्ड है, वो है मस्कुलेचर में, जॉ से रिलेटेड जो मस्कुलेचर्स है, मसल्स हैं, उसमें भी आपका एक डिक्लाइन देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी टेम्पोरालिस है ना, मासीटर्स है, इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। ये क्या करती हैं, ये जॉ को, जो एक मैसिव रोबस्ट जॉ होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए मस्कुलेचर चाहिए होता है। एंड इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि सेजाइटल क्रेस्ट, सेजाइटल कील और न्यूकल क्रेस्ट सर के पीछे, आप सर्च करके देखिएगा, अभी मैंने पिक्चर ऐड नहीं किया और अगर फोटो सर्च करके दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा उसमें, तो आप सर्च कीजिएगा सेजाइटल क्रेस्ट और न्यूकल क्रेस्ट। बेसिकली ये प्रोमिनेंसेस होती हैं जो कि इस तरीके के मसल्स को सपोर्ट करने के लिए अटैचमेंट साइट के तौर पे एक्ट कर रही है। सो इसमें भी आपको ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलता है। हमारे बीच सेजाइटल क्रेस्ट, सर के ऊपर कोई इस तरीके का उभार नहीं है, या फिर नेक के रीजन में, न्यूकल रीजन में कोई हमारे क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो जॉ में, डेंटिशन में और फेस में यहां पर आपका ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। नाउ स्कॉलर्स हैव इन द पास्ट डेकेड, अभी रिसेंटली डेकेड्स में उन्होंने कुछ रिसर्चेस की और एविडेंसेस पाए कि देर मायोसिन, जो मसल में प्रोटीन आपके होता है, मायोसिन जो है प्रोटीन, उसका एक वेरिएंट है MYH16। MYH16 ये प्रोटीन एक्सक्लूसिवली हमारे बीच में, हमारे जॉस में, ह्यूमन जॉ में देखने को मिल रहा है, दूसरे ग्रुप्स में नहीं है, दूसरे होमिनिन्स फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द एनलार्जमेंट ऑफ, जिस समय आपके ब्रेन का एनलार्जमेंट हो रहा है, उस समय ये हमारा मायोसिन ह्यूमंस के बीच में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसका जो प्रिवलेंस है, इसका जो एमर्जेंस है, इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिल रहा है। टू बी इलेबोरेट, एज पर एम्बर 2.4 मिलियन, यानी कि 24 साल पहले इसका एमर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब माना जाता है कि ये जो मायोसिन में जो म्यूटेशन आया, इस म्यूटेशन की वजह से ही आपका ये जो श्रिंकिंग ऑफ द फेस है, जो श्रिंकिंग ऑफ द जॉ है, ये इसी म्यूटेशन की वजह से आपका हुआ होगा। तो अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है, कुछ ही पिछले एक डेकेड में आपको ये देखने को मिल रहा है, बट डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, जो जेनेटिक बेसिस है, उसको भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉलर्स आज की डेट में, बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, इनका पूरा का पूरा कोर्स यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू दी एमर्जेंस ऑफ द मैन, जो अर्ली होमो है, अर्ली होमो यानी कि अर्ली जो होमोजीनस है, उसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे बीच में आ जाता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को आपके बुक में शायद दिया नहीं है, पर कॉमन टर्म आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हैंडीमैन भी कहा जाता है। ऑलराइट, और इसकी डेट्स ऑल्दो काफी डिबेटेड है, पहले 2.4 मिलियन ईयर मानी जाती थी, पर आज हम इसको 2.6 टू 2.8 मिलियन ईयर अगो के टाइम पीरियड के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। मोर इलेबोरेटली, मोर देन 2.6, आप 2.8 की जगह पे आप 2.6 मिलियन ईयर अगो अभी कहोगे, क्योंकि इतना कंक्लूसिव हमारे पास एविडेंसेस है। 2.8 के जो एविडेंसेस है दे आर डिबेटेबल, उनकी जो डेटिंग है वो काफी ज्यादा डिबेटेबल है। क्रेडल कैपेसिटी की हमने बात की थी, आपको 600 से लेकर के 800 तक देखने को मिलती है, पर ऑन एन एवरेज जब आप बात करोगे तो इसको हम 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के साथ एसोसिएट करके देख रहे होते हैं। डेंटिशन की आप बात करोगे तो जो मोलर है और प्री मोलर है यहां पर रिड्यूस होना शुरू हो गए, जो कि एक होमिनिन इवोल्यूशन का साइन है कि डेंटिशन पैटर्न में आपको ये चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो फिंगर्स है, लिम्स का प्रोपोर्शन है, इन सारे चीजों को जब एनाटॉमी को स्टडी किया गया तो इस कंक्लूजन पे हम आए कि जो लोकोमोटरी पैटर्न रहा होगा, लोकोमोटरी जो पैटर्न रहा होगा वो कैसा रहा होगा? डेफिनेटली वो पार्शियली आर्बोरियल रहा होगा। कैसा?
पार्शियली आर्बोरियल रहा होगा। ऑलराइट, पावरफुल हैंड एंड रिलेटिवली लॉन्ग आर्म्स इसका इशारा हमें करती हैं। और सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म आपको यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आई होप आपको पता होगा, यानी कि सेम स्पीशीज सेम कम्युनिटी के जो दो डिफरेंट सेक्सेस है मेल फीमेल, उनके बीच में कंसीडरेबल डिफरेंस आप जब देखते हो तो उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। नाउ इट इज प्रेजेंट अमंग्स द ह्यूमन एंड अदर मेंबर्स, पर उसकी जो प्रपोर्शन है वो वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ओरंगुटान में बहुत ज्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है। मेल है, हो सकता है 50 केजी के हो, फीमेल है जो 50-60 केजी के आसपास हो, 60 केजी तक, और मेल जो है वहां पर 90 केजी प्लस हो सकते हैं। ऑलराइट, हाइट में भी ये डिफरेंसेस देखने को, तो हाइट वेट में मोस्टली आपको ये चेंजेस, ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। होमो हैबिलिस के बाद बारी आ जाती है रुडोल्फेंसिस की। इसको पहले सिचुएट करने में ही काफ़ी दिक्कत थी कि हम कहाँ पर एंसेस्टरशिप में इसको एसोसिएट करेंगे, पर कुछ सिमिलर्स इसके आपको देखने को मिलते हैं, कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं होमो हैबिलिस के साथ। डिफरेंसेस ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलर की तो बहुत सारी बात होती है, डिफरेंसेस क्या है, आप अलग कैसे कर सकते हो हैबिलिस से, वो हम देखते हैं। तो कंपेयर टू होमो हैबिलिस, जो यहाँ पर इनेमल आपको जो चीक टीथ देखने को मिल रहे हैं, जो चीक टीथ आपको देखने को मिल रहे हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज है और ज्यादा इनेमल्ड आपको देखने को मिल, साथ ही साथ आपको जो फेस है वो ज्यादा फ्लैट और ब्रॉडर देखने को मिलेगा। एक ब्रेकिसिफेलिक सॉर्ट ऑफ पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। जो लिम्स हैं, है ना, वो काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से, होमिनिन मॉडर्न ट्रेंड जो है उसके हिसाब से आपको देखने को मिलता है, जबकि होमो हैबिलिस के बीच में इट वाज पार्शियल मॉडर्न ट्रेंड एंड पार्शियल दी आर्बोरियल पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलता है। और ब्रेन का जो साइज है वो आपको 3 गुना यहां पर लगभग बड़ा देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलिए, सो आफ्टर दीज होमो रुडोल्फेंसिस बारी आ जाती है नालेडी की। और नालेडी की जो स्पीसीज है ये अभी कुछ समय पहले काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। It was in a lot of discussion in 2023। क्यों? क्योंकि हम जो अर्लीस्ट ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, है ना, इसके ऊपर हमारा बिलीव था कि दी मोस्ट अर्लीस्ट वेल सॉर्टेड एंड कंक्लूसिव एविडेंसेस ऑफ ब्यूरियल सिस्टम आर एसोसिएटेड विद निएंडरथल पॉपुलेशन। पर कुछ समय पहले जो रिसर्चेस हुई, राइजिंग स्टार केव साउथ अफ्रीका में आपको जो देखने को मिल रही है, ली बर्जर साहब एक पेलेंथोपोलॉजिस्ट हैं, हमने एक वीडियो बना करके कवरेज भी की थी, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो डिटेल में। तो उन्होंने ये दावा किया, वर्क उन्होंने बहुत पहले, आज से लगभग 1 दशक पहले उन्होंने काम किया था, और अब उन्होंने कहा कि फाइनली एक कंक्लूसिव एविडेंस आ रहे हैं ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के एसोसिएशन के विद होमो नालेडी। तो होमो नालेडी जो कि हम देख रहे हैं राइजिंग स्टार केव में इसके फॉसिल देखने को मिले, है ना, ये काफी एक वेल डॉक्यूमेंटेड अफ्रीकन होमो स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। 1550 से ज्यादा आपको फॉसिल फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि 15 इंडिविजुअल के हैं, और ये इंडिविजुअल दोनों जेंडर के हैं। इसको हमने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड में इतने ज्यादा इलेबरेट एविडेंसेस जल्दी हमको मिलते नहीं है। कभी किसी एक मेंबर की स्कल कैप मिल गई, हो सकता है लॉन्ग बोन मिल गई, पेल्विस के रीजन के कुछ फ्रेगमेंट मिल गए, पर इतने ज्यादा 1550 फॉसिल फ्रेगमेंट आपको मिले, वो भी एक इंडिविजुअल के नहीं, 15 इंडिविजुअल के, और दोनों सेक्सेस के, दोनों जेंडर्स के। ये काफी एक इलेबरेट एविडेंस माना जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अफ्रीका जो कि एसोसिएटेड है, कहा जाता है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, है ना, मानवता का पालना इसको कहा जाता है, उसमें मिलने वाले सारे एविडेंस जो एविडेंसेस हैं उसके बीच में होमो नालेडी एक यूनिक प्लेस को रखता है। नाउ फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो जो रिस्ट है, जो फीट है, जो टीथ है, वो मॉडर्न ह्यूमन लाइक है, जो कि सजेस्ट करता है कि टूल मेकिंग प्रोसेसेस इनके बीच में रही होगी। इरेक्टस के साथ तो हम 100% उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, पर मॉडर्न टूल मेकिंग टेक्निक नालेडी के साथ होना, दैट वाज क्वाइट अ रेवलेशन जब इसको पहली बार जाना गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डाइट पैटर्न है वो काफी ज्यादा इजी, मॉडरेटली इजी ट्यूब के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स फूड को, डाइटरी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे। जो थंब है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, और कर्व्ड फिंगर, अगेन फिंगर्स में एक कर्वेचर है ना, मैं तो नहीं करके दिखा सकता हूँ, कर्वेचर मेरे में नहीं है, पर आपको इमेजेस में देखने को मिल जाएगा। ये इशारा करता है कि कुछ पार्शियल आर्बोरियलिटी रही होगी,
क्योंकि कर्व फिंगर्स कब होंगी, जब मान लीजिए ये एक ब्रांच है ना, इस ब्रांच को ग्रिप करने के लिए आपका कर्वेचर आपको उस तरीके का प्रोपोर्शन चाहिए होगा ताकि आप स्विंगिंग लोकोमोशन को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे आसानी से एग्जीक्यूट कर सको। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रेनियल कैपेसिटी है होमो हैबिलिस के आसपास की है, 500-600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के आसपास हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। हाइट जो है वो अराउंड 4.8 टू 5.1 फीट के आसपास देखी जाती है। कुछ थोड़ा सा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो कि वेरिएशन को यहाँ पे दिखाता है, दैट इज द रीजन जो हमको डिफरेंट जेंडर्स के यहाँ पर फॉसिल्स मिले। पर ऑन एवरेज हम बात करते हैं 5 फीट की वो हाइट है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन अबाउट द फाइंडिंग है, कई सारे इसके ऊपर दावे भी किए गए कि ये कितने सही आर्गुमेंट हैं और कितने गलत हो सकते हैं। और इसको मैं कहूँगा कि इस पॉइंट में एक लाइन में पढ़ने से अच्छा है आप उस डिटेल वीडियो को देखो, आधे घंटे के आसपास का वीडियो होगा, पर आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में पता चल जाएगा। सो विद दिस वी कंक्लूड दी सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 7 ऑफ एम्बर एंड एम्बर। लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है क्योंकि ये जो 7th चैप्टर है इट इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन अदर चैप्टर्स, तो इसमें एक लास्ट पार्ट बाकी है और उस पार्ट के बाद हम चैप्टर 8 को स्टार्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पार्ट 3। पार्ट 3 के ऊपर होगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। और आपको जो मैंने कहा था कि जो बच्चे बैचेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एम्बर एंड एम्बर पूरी चीज़ को कर नहीं रहा है, सेल्फ स्टडी में काफ़ी समय जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी को आपने चूज़ किया है तो उसके मेजर क्या रीज़न हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं रहा है तो कुछ रीज़न है कि बहुत सारे टॉपर्स हैं, इनफैक्ट इतने ज़्यादा टॉपर यूपीएससी के 3 मेजर ऑप्शन को आप लोगे और जोड़ दोगे तो भी वो इतना नहीं लाते। यूपीएससी में सिर्फ 6 मेजर ऑप्शन है जिसमें भर भर के बच्चे जाते हैं। उन 6 मेजर ऑप्शन में से 3 मेजर ऑप्शन को आप उठाओगे, जोड़ोगे, उससे ज़्यादा टॉपर्स एंथ्रोपोलॉजी लाता है, तो ये चीज़ बच्चों को आकर्षित करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10.5 का जो यहाँ पर एक सक्सेस रेट है, 10.5% का 2019 तक था, और 20 में तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, 22 में टॉप 10 में 4 रैंक आई, 3, 5, 7, 8, तो अब तो ये डेफिनेटली 11% के ऊपर जा चुका है। ऑलराइट, ये चीज़ हाईलाइट इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर मेरा मानना है कि अगर आप एक ट्रू सेंस में प्रिपरेशन को कर रहे हो तो आप इन फिगर से ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एंथ्रोपोलॉजी एक शॉर्ट ऑप्शन है, क्रिस्प है, क्रिसाइज है, और इकलौता ऐसा ऑप्शन है शायद जो लगभग 6 महीने के टाइम फ्रेम में खत्म हो जाता है। बाकी ऑप्शन 8 से 10 महीने लेते हैं, मिनिमम 8, और अराउंड 10 महीने लगते हैं सिलेबस को कंप्लीट होने में। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए आज की डेट में, जब डायनेमिसिटी इतनी बढ़ गई है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। पहले नेचर स्टैटिक था, तो चलो एक बार में अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो आपने तैयारी तो की है, फिर अगले साल थोड़ा सा और बेहतर करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पर अब आपका पहले का सारा, क्योंकि 50% से ज़्यादा डायनेमिक होता जा रहा है नेचर, तो आधा आपको फिर से तैयारी करनी होती है, ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना होता है। ऐसे में आपके सब्जेक्ट शॉर्ट हो, स्टैटिक हो, जिससे आपका टाइम बचे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड, एंड दैट इज व्हाई टॉपर्स आर लीविंग देयर सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एमबीए को छोड़ करके बीसीए वाले तो बिल्कुल आएंगे क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है ही नहीं उनका यहाँ पर। ऑलराइट, पॉलिटी, लॉ, ह्यूमैनिटीज, हर जगह से, साइंस से तो कितने बच्चे, लाइफ साइंसेज से, बॉटनी, जूलॉजी, अपने सब्जेक्ट को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज दे आइडेंटिफाई दिस फैक्टर कि टाइम इज ऑफ एसेंस, और एंथ्रोपोलॉजी आपको एज प्रोवाइड करता है। तो बैच हमारे सेकेंड वीक में स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी में, और अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अगले 10-12 दिन में बैचेस बंद भी होने वाले हैं 29 ऑफ जनवरी को। सो आपके पास टाइम है कि लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज के साथ आप एनरोलमेंट ले सकते हो 15,999 में। मे बी आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, ऑलराइट, मैंने तो 2024 में शूट किया है, हो सकता है आप 2025 में देख रहे हो, तो आप एक बार स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना और आप एक बार देख लेना, हो सकता है अपकमिंग बैच कोई आ रहा हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेरी हो कब ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट अभी क्या पॉसिबल है, पर्सनलाइज गाइडेंस कैसे मिल पाएगी, तो सब जानने के लिए आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हो ऑन utkarsh_here इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, या फिर आप ईमेल पे भी, मोस्टली इंस्टाग्राम पे ही लोग करते हैं, आप चाहो तो ईमेल पे भी utkarsh.singh@studyIQ.com पे टच में आ सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आपको सारे मटेरियल पहले ही बता दिया मिल जाएंगे। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एनरोलमेंट के समय में आपको कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट आप इंश्योर कर सकते हो। स्टडी IQ की वेबसाइट को खोला आपने और यहाँ पर आप P2I वाले पन्ने पे चले गए, है ना। P2I, जुडिशरी, ऑप्शनल्स, SIP के जो बैचेज हैं हमारे, PCS के जो बैचेज हैं, कोई भी प्रोग्राम आप लो और यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल 40,000 का प्राइस है,
हमने कोड को अप्लाई किया और यहां पर आप यूएस लाइव को टाइप करते हो, यूएस लाइव को आपने अप्लाई किया और आपको तुरंत वहां पर 15,001 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी कि 24,999 में आपका कोर्स एप्लीकेबल अवेलेबल आपको हो गया। ऑलराइट, ये तो मिलता ही है, प्लस इसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिल जाती है ऑप्शनल की। वो कैसे मिलेगी? जैसे ही आप यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करके किसी भी SIP, P2I, PCS किसी भी बैच में आप एडमिशन लेते हो, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो उत्कर्ष सिंह _here पे इन्फॉर्म कर सकते हो आप मुझे, और आपकी जो पर्सनलाइज गाइडेंस है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की, वो हम वहां पर कैरी ऑन कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सो बहुत सारे बेनिफिट हैं उस कोड को इस्तेमाल करने के। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको वही वाला कोड जो है इस्तेमाल करना है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 पार्ट 3 के साथ आएंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेल। PPT आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। गुड बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।